हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे से होंगे। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मनी की और मनी सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैंकिंग के साथ मनी सप्लाई दोनों किया जाता है। तो बैंकिंग हम पढ़ चुके हैं, आज बात करेंगे मनी की। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले मनी चैप्टर करने जा रहे हैं तो हमें मनी के बारे में पता होना चाहिए। मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी। तो मनी जब आप सुनते हैं तो मनी सुनते ही आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है 2000 के नोट की, 500 के नोट की, 100 के नोट की। वो मनी, बेसिकली हमने मनी का मतलब वही समझा, तो वही हमारे लिए मनी है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मनी को थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में समझना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मनी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल बताई हुई, एक लाइन की, मनी इज व्हाट मनी कैन डू। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, पर क्या इससे हमें मनी का मतलब समझ में आया? जी नहीं। तो मनी को अगर समझना है तो मनी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मनी कोई भी चीज हो सकती है, एनी इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्पस सर्व करे। नंबर वन, सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप मार्केट में सामान खरीदने गए हो और आप सामान खरीदोगे तो बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप पैसे कैसे देते हो? कैश दे दिया। दूसरा, आजकल डिजिटल इंडिया, तो हम कैश की जगह क्या करते हैं? यूपीआई कर दिया, गूगल पे, भीम यूपीआई, देन फोन पे, पेटीएम, बहुत सारी ऐप है। तो क्या वो मनी है? फोन पे, गूगल पे? यस, वो भी मनी है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्पस सर्व कर रही है हमारा। कौन सा पर्पस? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्व करेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब गुड्स खरीदना है तो बदले में हमें कुछ देना है। अब वो चाहे हार्ड कैश दे दो आप, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। नंबर टू, मेजर्स वैल्यू। देखो जी, आज के टाइम में हर एक चीज की वैल्यू किस में की जाती है? इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहे वो गुड्स है, चाहे वो सर्विसेज है। गुड्स की वैल्यू, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है आपको पता लग जाएगा कि 10,000 20,000 पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस होगा। सर्विसेज किस में मेजर होती है? वो भी मनी में होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी का दूसरा फंक्शन क्या होता है? इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट। आज आप एक लेबर हायर करो, एक महीने बाद उसको पैसे कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, उसकी सैलरी पे कर दोगे, कोई डिफिकल्टी आएगी? कोई डिफिकल्टी नहीं। देन नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हम अपनी वेल्थ को इन टर्म्स ऑफ मनी स्टोर करते हैं। तो मनी का मतलब क्या हुआ? मनी का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो ये चार फंक्शंस या चार पर्पस हमारे सर्व कर दे उसको हम मनी बोलेंगे। नंबर वन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर टू, मेजर्स ऑफ वैल्यू। नंबर थ्री, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। नंबर फोर, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चार फंक्शंस फुलफिल करेगा जो भी इंस्ट्रूमेंट, तो हम उसको मनी बोलेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनमें से फुलफिल करता है? यस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेचने में भी हेल्प होती है हमारी सेल एंड परचेज की ट्रांजेक्शन में। तो यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहां पर आ गया, तो उसको भी हम मनी बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो मनी का मतलब ये चार फंक्शंस फुलफिल कर दे तो हम क्या बोलेंगे? उसको मनी बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर वन, प्राइमरी फंक्शन, एंड नंबर टू, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मतलब जो बेसिक काम है मनी का। प्राइमरी फंक्शन में दो चीजें आती हैं। नंबर वन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर टू, यूनिट ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस लिए? सेल एंड परचेज के लिए। सेल एंड परचेज के लिए आप मार्केट जाओ, कोई सामान खरीदने, क्या पूछोगे जी कितने गए? वो आपको रेट बता देगा जी इतने रुपए गए। नंबर टू, यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। आपके पास एक कार है, उसकी वैल्यू क्या है आप बता सकते हो? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो यूनिट ऑफ वैल्यू दूसरा प्राइमरी फंक्शन। देन नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमी में एक्सचेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर टू, दूसरा हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ा, यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब आज के टाइम में हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर वैल्यू करते हैं तो किस टर्म में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। आपको अपनी वेल्थ स्टोर करनी हो तो किस में करोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मेरे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, मेरे पास इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है, तो दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, इज सेकेंडरी फंक्शन। थर्ड, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड। जब आता है डेफर्ड, तो डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट।
डेफर्ड का मतलब फ्यूचर पेमेंट, की अगर आपको भविष्य में कोई भुगतान करना है तो वो किस में किया जाएगा, मनी की टर्म्स में किया जाएगा। तो दीज आर दी फंक्शंस। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं फंक्शन के ऊपर। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम, उसकी प्रॉब्लम में ये फंक्शंस यूज होते हैं। ये फंक्शंस थे मनी के जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जहां पर हम गुड्स के बदले गुड्स बदलते थे उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। हमारी इकोनॉमी में आज भी कहीं कहीं पर आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिलेगा। बैकवर्ड एरियाज में जाओगे, विलेजेस में जाओगे तो गुड्स के बदले गुड्स यानी कि ये वाला सिस्टम आपको चलता हुआ दिखेगा। बार्टर सिस्टम का एक और नाम होता है जिसको हम सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी, सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। कमोडिटी फॉर कमोडिटी यानी वस्तु के बदले वस्तु। फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हीट है 10 kg। एक पर्सन है ए, उसके पास व्हीट है बट ही नीड्स राइस। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा पर्सन ढूंढे, मान लेते हैं बी एक पर्सन है जिसके पास क्या है, चावल है, राइस, सेम क्वांटिटी रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 kg, बट इसको किस चीज की जरूरत है, सेम टाइम पर व्हीट की जरूरत है। तो होगा क्या, सीसी इकोनॉमी क्या कहती है कि भाई ए से व्हीट उठाकर इसको दे दो और बी का राइस इसको दे दो। तो यहां पर क्या लग गया, ये सीसी इकोनॉमी। सी इकोनॉमी या फिर इसे क्या बोलेंगे हम, बार्टर सिस्टम। जहां पर गुड्स के बदले गुड्स, वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती हो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब ये जितना आसान लग रहा है बार्टर सिस्टम उतना ही मुश्किल होता था। क्या ये इतना आसान काम था, ए के पास व्हीट है, सेम टाइम पर वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ ले जिसके पास उसको जो राइस चाहिए वो मिल जाए। अगर हो गया फिर तो ठीक है जी, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इतना आसान नहीं था। बार्टर सिस्टम में थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया किसने, मनी ने दूर किया। चेक करते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, what is meant by barter system, what are its drawbacks and how evolution of money solve the problems of barter system। कि किस तरीके से मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर किया था। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या थी, नंबर 1 डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे बड़ी समस्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और ये प्रिंसिपल कैरेक्टर भी है बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम लगेगा ही तब जब ये पॉइंट आएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या हुआ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम पर दो अलग अलग लोग, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स पोजेस द गुड्स दैट आर नीडेड बाय ईच अदर। एक ही समय पर दो अलग अलग लोग के पास वो गुड्स होने चाहिए जो एक दूसरे की नीड को फुलफिल करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे करके आए हम जैसा कि ये रहा, एक पर्सन है ए और दूसरा है बी। ए के पास व्हीट है और बी के पास राइस है। नाउ ए वांट राइस एंड बी वांट व्हीट। अब ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म जी, फिर तो एक्सचेंज हो जाएगा। बट ये इतना आसान होता नहीं था कि सेम टाइम पर भाई कोई इसका व्हीट एक्सेप्ट कर ले और उसको राइस दे दे। तो जब ये समस्या आई, इसी को बोलते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को दूर कैसे किया, बाय एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी जैसे ही आई, मनी का एक कॉमन फीचर है acceptance as a medium of exchange। मनी को कॉमनली हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो चाहे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, मेरे पास व्हीट है, मुझे राइस चाहिए। अब मेरे को ऐसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसके पास राइस हो, मेरे पास पैसा है, मैं मार्केट से जाके राइस परचेज कर सकता हूं। तो ये समस्या मनी ने खत्म कर दी। पहली प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होगा, सेम टाइम पर टू डिफरेंट इंडिविजुअल मस्ट पोजेस दैट गुड दोज आर नीडेड बाय ईच अदर। दो अलग अलग लोग वो गुड्स लेकर रखे जो एक दूसरे की नीड को पूरा कर रहे हैं।
अब मनी ने क्या किया, मनी ने ये प्रॉब्लम खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि भाई मनी का एक फीचर है प्राइमरी, क्या, ये कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपको कुछ भी परचेज करना है, आप मार्केट जाओगे इजिली परचेज कर सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की है स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। स्टोरेज, अब स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, आप अपनी वेल्थ को कैसे स्टोर करोगे, आप अपनी वेल्थ को कैसे स्टोर करोगे, ये एक डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन स्टोरेज, स्टोर ऑफ वेल्थ। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बार्टर सिस्टम में, मान लो बार्टर सिस्टम चल रहा है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स बदले जाते हैं और मनी नहीं है इस टाइम पर, तो आप अपनी वेल्थ कैसे स्टोर करोगे? आपने अपनी वेल्थ को स्टोर किया होगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स, किया होगा यानी गुड्स के टर्म में, भाई जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा किया वही मेरी वेल्थ हो गया, उसको ही मैंने स्टोर कर लिया। अब ये जो स्टोरेज था ना भाई, गुड्स का स्टोरेज, ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता था। डिफिकल्ट टास्क क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं किसान हूं, खेती करता हूं, तो साल में 2 फसलें लगाता हूं, एक बार वीट का प्रोडक्शन होता है, एक बार राइस का प्रोडक्शन आता है। जितना मेरा सरप्लस आया मैंने स्टोर कर दिया। अब स्टोर के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो मुझे स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए, जगह, वो जगह कितनी घेरेगा। दूसरी चीज, अब स्टोरेज में रिस्क बढ़ा, किस चीज का रिस्क? खराब होने का। गेहूं और चावल मैंने स्टोर किया हुआ जी, कीड़ा लग गया, खराब हो गया, बाढ़ आ गई, घर में पानी घुस गया और वो गेहूं चावल मेरा खराब हो सकता है। ये रिस्क होता था स्टोरेज का, बहुत बड़ा रिस्क होता था ये। बट इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें, अगर आज के टाइम में जब बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है, तो आज के टाइम में हम अपनी वेल्थ को जो स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किस में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं। आप अर्निंग करो, अर्निंग के बाद जितना एक्स्ट्रा आपके पास पैसा हो, आपके पास जितना भी पैसा बचा मनी, वो क्या कर दो, कुछ नहीं करना है, जो डिपॉजिट करा दो बैंक में, सेफ है जी पैसा आपका। बैंक आए जाए, बढ़िया बैंक में लगाया आपने, नेशनलाइज बैंक में, तो आपके मनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टे आपको रिटर्न भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंश्योरेंस में लगा देते हैं लोग, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दैट मीन्स आज के टाइम में स्टोरेज आसान हो गया है, और हम आज के टाइम में अपनी वेल्थ को किस में स्टोर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज बार्टर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। आज के टाइम में स्टोरेज इज इजी बिकॉज हम मनी में इजिली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी में रिलेटेड है दूसरा, ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर फंक्शन। भाई बार्टर सिस्टम में ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप चंडीगढ़ के रहने वाले हो, जॉब करने के लिए आप बाहर किसी दूसरी सिटी में चले गए और बार्टर सिस्टम चल रहा है, वहां पर आपको सैलरी मिलती क्या? जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो वही आपको एज अ सैलरी या वेजेस मिल जाता। अब आप अपनी फैमिली को वहां से क्या रिमिट करते, क्या भेजते? भैया जो आपको मिला है वही तो भेजोगे। आप फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर आपको सैलरी में मिला है, वही फर्नीचर आपको भेजना होगा। क्या आसान काम था? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जी, कोई ट्रांसफर ही नहीं करता होगा मुझे तो लगता है। आज के टाइम पे आप चाहे इंडिया में हो, आप इंडिया से बाहर चले जाओ, आपको मिलना तो मनी है ना। इंडिया में रहोगे तो रुपीज में मिलेगा, फॉरेन में रहोगे तो डॉलर्स पाउंड्स में मिलेगा। अब क्या इसको ट्रांसफर करना आसान है? यस, एक क्लिक पर बहुत ही आसान हो गया जी। आजकल मनी का जो ट्रांसफर है ऑनलाइन है, बच्चा बच्चा करता है जी, एक क्लिक के साथ मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो मनी ने ये फीचर हमें प्रोवाइड किया कि अगर हमें अपनी मनी ट्रांसफर करनी है, यस इट कैन बी डन वेरी इजीली। हमें अपनी वेल्थ को स्टोर करना है, मनी में स्टोर कर सकते हैं, ये भी काम आसान हो गया। तो दूसरी जो डिफिकल्टी थी किसकी? बार्टर सिस्टम की, स्टोरेज की और ट्रांसफर की, वो दोनों दूर करी। किसने दूर करी? मनी ने दूर करी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम और देखेंगे कैसे मनी ने उसको सॉल्व किया। थर्ड प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बार्टर सिस्टम में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी कमोडिटी वैल्यू निकालने के लिए देयर वाज नो कॉमन यूनिट, कोई कॉमन यूनिट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, बार्टर सिस्टम में आपके पास एक कार है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास एक कार है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, भाई आपकी कार की वैल्यू क्या है, आपकी कार की वैल्यू क्या है, आप बड़े आसानी से आंसर दे देंगे जी ₹5 लाख, 10 लाख, जितने की आपकी गाड़ी में। सेम यही क्वेश्चन आपसे कोई वाटर सिस्टम में पूछता, सेम यही क्वेश्चन वाटर सिस्टम में पूछता, तो क्या आप आंसर दे पाते?
बार्टर सिस्टम में तो भाई आप आंसर नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? भाई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं थी। तो आपकी गाड़ी की वैल्यू करते क्या वहां पर? जैसे कि हम जानते हैं गाड़ी की जो कैपेसिटी मेजरमेंट करा जाता है, हम बोल देते हैं 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, तो उस टाइम डेफिनेटली आपकी गाड़ी की वैल्यू किस में की जाती? एनिमल्स में की जाती। 1 हॉर्स पावर आपकी गाड़ी, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी लगाते हैं? 1 हॉर्स के बराबर आप एक गाड़ी देते और एक घोड़ा लेकर चले जाते। अच्छा 1.5 होता तो क्या 1.5 घोड़े मिलते आपको, या एक घोड़ा एक बच्चा मिलता? बड़ी डिफिकल्टी। मनी ने ये समस्या ही दूर कर दीजिए। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप आज एक गाड़ी लाओ 5 लाख रुपए की है, उसकी वैल्यू 2 साल बाद 3 साल बाद डिप्रिसिएशन के बाद निकालो, कोई समस्या नहीं है, वो वैल्यू आप आसानी से कर सकते हो। तो एक प्रॉब्लम मनी ने ये भी हमारी दूर कर दी, दैट इज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी ने एक बेस दिया कि आप किसी भी चीज की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स भी बहुत डिफिकल्ट होती थी। क्यों डिफिकल्ट होती थी ये जान लेते हैं जरा। आपको अगर प्रेजेंटली आपको उधार लेना हो कुछ भी, तो आप इन टर्म्स ऑफ क्या उधार लेते हैं? मनी। कि भाई मुझे ₹1 लाख उधार चाहिए, आपने 1 लाख रुपए बोरो कर लिया और प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई मैं 1 महीने बाद विद इंटरेस्ट 5% वापस कर दूंगा आफ्टर 1 मंथ। आप रीपे कर देंगे आसानी से? 1,05,000 रुपए, कोई दिक्कत आएगी जी? कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। जिसने 1 लाख रुपए दिया था आप ब्याज के साथ उसको पैसा वापस कर दोगे, कोई परेशानी नहीं। यही समस्या, यही प्रॉब्लम अगर बार्टर सिस्टम में होती, तो बार्टर सिस्टम में अगर ये प्रॉब्लम होती तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए और दूसरा है बी। ए ने क्या किया? बी से बोरो कर लिया सम राइस, कुछ राइस, और जब वो रीपे करने गया कहता भाई जब मेरी अगली फसल होगी मैं रीपे कर दूंगा, और जब वो वापस लौटाने गया उसको चावल, तो बी क्या करता है? रिफ्यूज कर देता है, कहता है भाई दीज आर नॉट ऑफ सेम क्वालिटी, ये उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के मैंने आपको दिए थे। हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम? ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम रही होगी, बट मनी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? आप मनी देकर जाओ, आपने 1 लाख रुपए उधार लिया, 1 लाख रुपए उसे दोगे, वो ये नहीं कहेगा ये वो नोट नहीं भाई जो नोट मैंने दिया था आपको पहले। बट डीमोनेटाइजेशन से पहले के नोट मत देना उसको, नए नोट जो जैसे लिए जो चलन में वो नोट वापस करोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बार्टर सिस्टम में वो कह सकता है भाई मैंने तेरे को बासमती चावल दिए थे, तो मुझे सिंपल देने आ रहा है, ये प्रॉब्लम रही होगी। तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इसमें एक रेफरेंस में और पढ़ा जाता है इसको, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट को, कि आज आप एक लेबर हायर करो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, भाई 1 महीने बाद 15,000 रुपए की सैलरी तेरे को दे देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बार्टर सिस्टम में उसको क्या पे करोगे? 1 महीने बाद जिस चीज का प्रोडक्शन किया वही पे करोगे, तो डिफिकल्ट था या नहीं? तो ये सारी डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम की जो हमने पढ़ी, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पढ़ा हमने, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज पढ़ा हमने, लैक ऑफ कॉमन यूनिट पढ़ा, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट पढ़ा। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। क्या पूछा जाता है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई का क्या कंसेप्ट है वो हमें बताना है। तो देखते हैं जरा क्या है ये कंसेप्ट। नंबर 1, इंडिया में जो मनी सप्लाई है इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अब आपको स्टॉक और फ्लो के बारे में पता होगा, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे तो स्टॉक और फ्लो के बारे में वहां पर बात आती है। तो व्हाट इज अ स्टॉक? तो मनी क्या है? मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब होता है जिसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो मनी भी, हालांकि ये फ्लो है, पैसा बह रहा है इकोनॉमी में, बट ये स्टॉक कंसेप्ट है। हमारी गवर्नमेंट या आरबीआई जब भी चाहे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कैलकुलेट कर सकती है कि कितनी मनी सर्कुलेशन में हमारी इकोनॉमी में है। दूसरा, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हमारी कंट्री में जो स्टॉक ऑफ मनी कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, मनी ये स्टॉक कंसेप्ट है, और हम कितना स्टॉक लेते हैं? जितना भी पैसा हमारी इकोनॉमी में
पब्लिक के पास है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किस किस चीज को हमने मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। नंबर 1, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जितना पैसा गवर्नमेंट ने हेल्ड किया हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 2, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम, जितना पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी, ये तो मनी सप्लाई करते हैं ना, तो अगर इनके पास कोई पैसा है तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। मनी सप्लाई का पार्ट कौन सा है? जितना पैसा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंट्री की पब्लिक के पास है उसको ही मनी सप्लाई में कंसीडर किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। बैंकिंग सिस्टम के पास खुद का कोई पैसा है, उसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। हमारी कंट्री में मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट हैं, M1, M2, M3, M4। 2, 3, 4 ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। M1 कंपोनेंट है, और इजी रहे कि आपको थोड़ा सा समझना आसान रहे इसलिए सिलेबस में रखा हुआ है। M1, हम M1 की बात करेंगे। नाउ M1 को हम नैरो मनी भी जानते हैं। M1 को हम नैरो मनी भी कहते हैं। नैरो मनी इसलिए बिकॉज ये सिर्फ लिक्विडिटी पर्पस के लिए होती है। इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सीसी। सीसी इज करेंसी। करेंसी में आ जाता है आपका, चाहे वो पेपर करेंसी है या फिर कॉइन करेंसी है, दोनों चीजें आ जाती हैं। डीडी इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक with commercial banks, with commercial banks। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच आर चेकेबल डिपॉजिट, जिसके अगेंस्ट आपको चेकबुक मिलती है। आप किसी भी टाइम पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो और अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। एंड ओडी इज अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जो कि आरबीआई के पास हो, लाइक नाबार्ड, आईडीबीआई, वो आ जाता है आपका अदर डिपॉजिट्स में। वर्ल्ड बैंक का कुछ पैसा पड़ा हो या आईएमएफ का कुछ पैसा पड़ा हो। आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका कुछ पैसा पड़ा हो, या किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का या किसी और कंट्री का अगर कोई सेंट्रल बैंक है उसका कोई पैसा हमारे आरबीआई के पास पड़ा है, उसको हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था मनी सप्लाई का। एक बार क्विक रिकैप करते हैं इसको। मनी सप्लाई में सबसे पहले हमने बताना है मनी सप्लाई में आता क्या क्या है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा है, ये बताना है। फिर इसमें ये मेंशन करना जरूरी होता है कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास है या बैंकिंग सिस्टम के पास है, इसको मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता है, बिकॉज दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी। फिर इसमें हमें बताना है, ये कंसेप्ट बताना है मनी सप्लाई का। इसमें सिर्फ M1 बताना है, हमें M2, M3, M4 आंसर में नहीं बताना है। M1 में 3 कंपोनेंट, CC, DD, OD। C इज करेंसी, करेंसी का मतलब पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी दोनों आता है। DD इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को आप ऐसे समझो, आप लोगों का जो सेविंग अकाउंट बैंक में होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। अदर डिपॉजिट में आरबीआई के पास किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई डिपॉजिट आया है, वर्ल्ड बैंक का कोई पैसा है, आईएमएफ का कोई पैसा है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पैसा हमारे पास आरबीआई के पास आया है, तो वो अदर डिपॉजिट का पार्ट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।